क्या आप इमेजिन कर सकते हैं एक ऐसी चीज जो हमारे सूरज जैसे अरबों तारों को निगल जाए। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्स की सबसे पजलिंग, सबसे नॉर्मस और सबसे डरावनी पहेलियों में से एक ब्लैक होल के बारे में। हाल ही में हमने 800 मिलियन साल पुराने ब्लैक होल के पास से एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग मेगा फ्लेयर को ऑब्जर्व किया, जिसने हमारे सन के 10 ट्रिलियन सन्स जितनी एनर्जी एमिट की। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक मेगा फ्लेयर क्या होता है और इतनी एनर्जी आती कहां से। जब एक ब्लैक होल किसी तारे को निगलता है, इसे टाइडल डिप्रेशन इवेंट कहते हैं। उस वक्त ब्लैक होल का एक्सट्रीम ग्रेविटेशनल फोर्स तारे को खींचकर फाड़ देता है। टूटे हुए तारे के टुकड़े ब्लैक होल के चारों ओर तेजी से घूमने लगते हैं। इस डिस्क में फ्रिक्शन इतना भयानक होता है कि मैटर को करोड़ों डिग्री सेल्सियस तक ये गर्म कर देता है और प्लाज्मा डिस्क बन जाती है। और इवेंट होराइजन में गिरने से ठीक पहले ये एक्सट्रीमली हीटेड प्लाज्मा एक्सरे और गामा रेज के रूप में वो एक्सट्रीम एनर्जी को बाहर फेंकता है। यही वह मेगा फ्लेयर है जिसको पालोमर ऑब्जर्वेटरी कैलिफोर्निया ने 8 बिलियन लाइट ईयर्स दूर एक गैलेक्सी में डिटेक्ट किया। अब क्वेश्चन आता है कि ये इवेंट होराइजन क्या होता है और ब्लैक होल बनते कैसे हैं। यह समझने के लिए हमें एक विशाल तारे के जीवन के अंत को देखना होगा। एक तारा अपनी पूरी लाइफ में दो फोर्सेस के बीच में स्टेबल रहता है। एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो उसको अंदर की तरफ खींचता है और न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रेशर जो उसको बाहर की तरफ ढकेलता है। ये दोनों फोर्सेस उसको बैलेंस करके रखती है स्टार को। अब एक स्टार की एंडिंग को समझने से पहले उसके लाइफ स्पैन के स्टेप्स को डिस्कस करते हैं। पहला स्टेप है हाइड्रोजन बनना। तारे का फ्यूल है हाइड्रोजन। एक नॉर्मल स्टार अपने कोर में हाइड्रोजन को जलाकर हीलियम बनाता है और यही ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करता है। दूसरा स्टेप है कोर का कॉन्ट्रैक्शन। जब हाइड्रोजन खत्म हो जाता है तो तारा थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करता है और हीलियम को बंद करना स्टार्ट करता है और वह हेवी एलिमेंट्स बनाता है जैसे कि कार्बन। वो हमारे सन के साइज के स्टार, छोटे स्टार्स, इस स्टेप के बाद इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लगने वाले प्रेशर से ग्रेविटेशनल पुल को बैलेंस करते हैं और वो व्हाइट ड्वार्फ्स बन जाते हैं। वो कभी ब्लैक होल तक नहीं पहुंचते। स्टेप 3, जो बहुत ह्यूज और मैसिव स्टार्स होते हैं वो कार्बन के आगे भी अपने फ्यूजन को कंटिन्यू करते हैं। वो ऑक्सीजन, नियॉन, सिलिकॉन एक्सेट्रा बनाते जाते हैं जब तक कि कोर आयरन से भर ना जाए। अब सवाल ये आता है आयरन ही क्यों? आयरन एक्चुअली वो लास्ट एलिमेंट है जिसे जलाकर एनर्जी नहीं निकाली जा सकती है। जब कोर आयरन से भर जाता है तो न्यूक्लियर फ्यूजन से बाहर की तरफ पड़ने वाला प्रेशर हो जाता है 0, क्योंकि अब न्यूक्लियर फ्यूजन हो ही नहीं रहा है। और यहां से शुरू होता है कोलैप्स। अब ग्रेविटेशनल पुल बिना किसी विरोध के हावी हो जाता है एंड द स्टार स्टार्ट्स कोलैप्सिंग अंडर इट्स ओन मास। अब आता है स्टेप 4। ये कोलैप्स इतनी तेज होता है कि अब होता है यूनिवर्स का सबसे वायलेंट ब्लास्ट, जिसे हम बोलते हैं सुपरनोवा। और इस ब्लास्ट के बाद में होता है तारे का फेट डिसाइड कि बचे हुए कोर का क्या होगा। अगर कोर का मास हमारे सन के मास से 1.4 टाइम्स से ज्यादा है और 3 टाइम्स ऑफ आवर सन के मास से कम है तो कोलैप्स में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मिलकर न्यूट्रॉन्स बनते हैं और फिर न्यूट्रॉन्स के बीच में लगने वाला डीजेनरेसी प्रेशर जो है वो ग्रेविटेशनल पुल को बैलेंस कर लेता है और कोलैप्स यहां पे ही रुक जाता है और बचता है डेड स्टार के रिमेन्स, जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रॉन स्टार।
अगर कोर का मास हमारे सन के मास के 3 टाइम्स से ज्यादा होता है तो अब उसे कोई भी फोर्स नहीं रोक सकती है। सब कुछ कोलैप्स होता जाता है until the point singularity। इस और इसके चारों ओर बनता है एक लिमिट जिसको हम बोलते हैं इवेंट होराइजन। वो डिसाइसिव लिमिट जिससे लाइट भी बाहर नहीं आके बाहर आ सकती है। इसका एक इंडियन कनेक्शन भी है। हमारे ग्रेट साइंटिस्ट डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने ही चंद्रशेखर लिमिट का मैथमेटिकल सीक्रेट खोला था। उन्होंने बताया कि स्टार्स की लाइफ कब खत्म होगी और उनकी इस डिस्कवरी के लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। अब क्वेश्चन ये आता है कि ब्लैक होल सिर्फ मैटर खाते हैं क्या? नहीं, वो टाइम और स्पेस दोनों को बेंड कर देते हैं। आइंस्टीन के अनुसार ब्लैक होल अपनी इमेंस फोर्स से स्पेस टाइम फैब्रिक को एक्सट्रीम डेप्थ तक बेंड कर देते हैं और इस बेंड के कारण पास से होकर गुजरने वाली लाइट भी बेंड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक चादर को खींच के रखो और उसमें बहुत हैवी मेटल की बॉल बीच में रख दो तो क्या होगा? चादर नीचे की तरफ बीच से झुक जाएगी। तो अब कोई चीज जो पहले सीधे जा सकती थी उस जगह से बगल से, अगर अब वो जा रही है तो वो थोड़ा सा कर्व लेके जाएगी। तो दिस इज व्हाट हैपेंस टू लाइट एज वेल। और यही वो लाइट बेंड होके जो तारों की तरफ से जाती है, इसी की फोटोग्राफ हमने खींची थी जो आपने देखी होगी ब्लैक होल की इमेज। ब्लैक होल को तो हम देख नहीं सकते क्योंकि उससे होके कुछ बाहर नहीं आ रहा है, लाइट भी उससे बाहर नहीं आ रही है, तो हम उसको देख नहीं सकते। बट द लाइट अराउंड इज व्हाट वी सी, और उसी की हमने फोटोग्राफ क्लिक करी थी। अब हम डिस्कस करते हैं क्या होगा जब आप ब्लैक होल में इंटर करें। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है एक्सट्रीम ग्रेविटी के पास टाइम धीमा होता जाता है जिसको हम बोलते हैं टाइम डायलेशन। तो जैसे ही आप इवेंट हॉराइजन के पास पहुंचते हैं तो बाहर के ऑब्जर्वर के लिए, मेरे लिए, आप धीमे होते हुए दिखेंगे। टाइम इनफाइनाइटली स्लो होता जाएगा और आप होराइजन के पास तक पहुंचते पहुंचते ऑलमोस्ट जंप से जाएंगे। मेरे लिए आप कभी इवेंट होराइजन क्रॉस ही नहीं करेंगे क्योंकि टाइम स्लो होता जा रहा है। उस पॉइंट पे जाके ऑलमोस्ट इनफाइनाइटली स्लो हो जाएगा और आपकी इमेज एक्सट्रीमली रेड शिफ्टेड दिखेगी, लाल दिखेगी, मुझे धुंधली दिखेगी, और उस लिमिट पे वो रेड शिफ्टेड धुंधली इमेज हमेशा के लिए बनी रहेगी। और आपके खुद के रेफरेंस फ्रेम में आपके लिए टाइम बिल्कुल नॉर्मल चलेगा। आपको ये फील भी नहीं होगा कि टाइम धीमा हो रहा है। आप बिना किसी स्पेशल फीलिंग के आप इवेंट होराइजन को क्रॉस कर जाओगे। यह केवल स्पेस में एक पॉइंट की तरह होगा आपके लिए, बट द पॉइंट इज कि आप खिंच के आपकी स्पगेटी बन चुकी होगी शायद, तो आप उस स्पेशल फीलिंग को शायद फील ही नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या लगता है कि हमें ज्यादातर चीजों का अपने एंशिएंट सिविलाइजेशन में कहीं ना कहीं प्लैनेट्स का, सन का कुछ ना कुछ जिक्र मिलता है। तो आपको क्या लगता है कि एंशिएंट सिविलाइजेशन में कहीं ब्लैक होल का भी जिक्र रहा? फॉर एग्जाम्पल, इंडियन एस्ट्रोलॉजी में राहु और केतु को शैडो प्लैनेट कहा गया, एक इनविजिबल फोर्स जो लाइट को भी निगल लेती है। एंशिएंट इजिप्ट में दार्शनिकों ने इनफाइनाइट वॉइड के कॉन्सेप्ट पर काफी डिस्कशन किया। एक ऐसा क्षेत्र जहां पर कोई फिजिक्स का नियम लागू नहीं होता है। ये ब्लैक होल का साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन से मैच करता है? शायद हाँ, लेकिन ये सारे डिस्कशन, ये सारी चीजें एंशिएंट टाइम से ही इंसान की यूनिवर्स की पावरफुल, अनसीन, मिस्टीरियस फोर्सेस में दिलचस्पी तो जरूर दिखाती है। अब हम बात करते हैं उस मेगा फ्लेयर की जो हमने ऑब्जर्व किया था। वो जिस सुपर मैसिव ब्लैक होल को हमने ऑब्जर्व किया था
उस साइज के सुपरमैसिव ब्लैक होल्स एक्चुअली एग्जिस्टेड इन अर्ली यूनिवर्स विद इन 400 मिलियन ईयर्स ऑफ बिग बैंग। लेकिन जिस ब्लैक होल को हमने ऑब्जर्व किया वो कंपैरेटिवली काफी यंग है, एंड इवेंट्स लाइक दिस मेगा फ्लेयर hint that black holes may actually gain mass much faster than we thought। और शायद जेम्स वेब टेलीस्कोप जैसी डेवलपमेंट्स हमें इन यूनिवर्स की मिस्ट्रीज के करीब ले जा रही हैं और आगे भी हमें ऐसी चीजें ऑब्जर्व करने को मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच। प्लीज डू फॉलो अस फॉर सिमिलर कंटेंट।